हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 5 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें करेंगे। इस चैप्टर में हम दो एजेस के बारे में पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत 3500 साल पहले हुई थी। एक वैदिक काल और दूसरी महापाषाण काल। वैदिक काल नॉर्थ वेस्ट का पार्ट रहा और महापाषाण काल साउथ इंडिया का। वैदिक काल नॉर्थ वेस्ट का पार्ट रहा और महापाषाण काल साउथ इंडिया का। वैदिक काल हमें आर्य समाज के बारे में बताता है, यानी वैदिक काल में हमें आर्यन सोसाइटी के बारे में पता चलता है जिनकी जानकारी किताबों से मिलती है। इस टाइम की महत्वपूर्ण किताब ऋग्वेद थी। महापाषाण काल, यहाँ पत्थर के बारे में जानकारी मिलती है कि लोग इस समय इनका प्रयोग कैसे करते थे और इसके अलावा उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो कैसी थी। सबसे पहले हम वैदिक काल को डिस्कस करेंगे। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। जो ऋग्वेद है उसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी और इसमें 1000 से ज़्यादा प्रेयर्स हैं। इसके अलावा इन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त यानी श्लोक या फिर मंत्र। सूक्त इसका मतलब है अच्छी तरह से बोला गया या विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। सूक्त यानी श्लोक का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया जिन्हें देवी देवताओं की स्तुति में रचा गया था। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। जो अग्नि है वो आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनता है जिसे सोम रस भी कहा जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। जो वैदिक प्रार्थनाएं थी उनकी रचना ऋषियों ने की थी और अधिकांश सूक्तों यानी श्लोक के जो रचयिता थे वो सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये संस्कृत हमारी आज की संस्कृति से थोड़ी अलग है। जो आज की हमारी संस्कृत है उससे थोड़ी अलग है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वह लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। यानी आजकल हम जो किताबें पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई है, लेकिन ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है इसको बोला और सुना जाता था। जो ऋषि होते थे, गुरु होते थे, वो अपने छात्रों को बोलते थे और उनके छात्र उसका अनुसरण करते थे और इसके बाद वो लोग इसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किया करते थे और ये इसी तरह से चलता आया है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। इसकी शुरुआत 3500 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन इसको छापने का काम अभी 200 साल पहले ही हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वो भी पुरातत्ववेताओं की तरह अवशेष वगैरह के साथ इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेष के अलावा वह लिखित स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। जैसे इतिहासकार अवशेषों के साथ साथ लिखित स्रोतों को भी देखते हैं और ऋग्वेद के कुछ जो सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश। हमारी बुक में भी एक कन्वर्सेशन दी हुई है विश्वामित्र और व्यास और सतलुज नदियों के बीच की, तो ये उसका ही एक अंश है श्लोक का। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना है जो लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसे भुज वृक्ष की जो छाल होती है उसके ऊपर लिखा गया है। जो पेड़ का हिस्सा होता है उसको काट के और उसके ऊपर लिखा गया है। मवेशी, घोड़े और रथ।
ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यानी ऋग्वेद में मवेशियों के लिए, गाय भैंस इन सब चीज़ों के लिए, बच्चों उसमें भी खासकर लड़कों के लिए, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रेयर्स हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। जो घोड़े होते थे उन्हें रथ खींचने के काम में लाया जाता था, और इन लड़ाइयों में मवेशियों को जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो और जहाँ जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। यानी जो लड़ाइयाँ होती थी वो ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी, और वो भी ऐसी ज़मीन के लिए जहाँ पर जौ जैसी जो जल्दी से पक जाने वाली फसलें होती हैं, उस तरह की ज़मीनों के लिए लड़ाई होती थी। इसके अलावा कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी होती थी। तो लड़ाई ज़मीन के लिए, पानी के स्रोतों के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए की जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयोग होता था। यज्ञ में आहुति दी जाती थी। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो युद्ध में जो भी धन जीता जाता था उसका कुछ हिस्सा सरदार रख लिया करते थे, कुछ पुरोहित, और बाकी का हिस्सा आम लोगों में बांट दिया जाता था। और धन से यज्ञ भी करवाए जाते थे। यज्ञ की आग में आहुतियाँ भी दी जाती थी। तो जो आहुति होती थी वो देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। लेकिन जो लोग होते थे उनकी कोई स्थायी सेना तो नहीं थी, लेकिन अक्सर वो लोग मीटिंग्स में मिलते थे और युद्ध या फिर शांति के लिए सलाह मशवरा होता था। और वहाँ से ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, और वहीं पर उन्हें सरदार या चुना जाता था। जो बहादुर और कुशल होता था उसे ही सरदार चुना जाता था। उसके बाद सेना होती थी और फिर वो लोग अलग अलग उद्देश्य के लिए युद्ध किया करते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। लोगों का वर्गीकरण उनके काम के, उनके लैंग्वेज के, फैमिली के, समुदाय के, उनकी सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया गया है। ऐसे दो समुदाय हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। एक पुरोहित, दूसरा राजा। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के योग और अनुष्ठान करते थे। जो पुरोहित थे उन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था क्योंकि वो तरह तरह के योग और अनुष्ठान किया करते थे। दूसरे लोग थे राजा। यह ना तो बड़ी राजधानियों में और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी और ना ही यह कर वसूलते थे। जैसे ये जो राजा होते थे वो बाकी राजाओं की तरह नहीं होते थे। ये बड़ी बड़ी राजधानियों में या महलों में नहीं रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ये जनता से कर वसूलते थे। ये लोगों की भलाई के लिए होते थे और इसीलिए इन्हें राजा का पद दिया गया था। लेकिन ये बाकी के आने वाले समय में जो राजा हुए उन राजाओं की तरह नहीं होते थे। अब आता है जनता। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक था जन तथा दूसरा विश। आज भी हिंदी भाषा में जनता के लिए जन शब्द का इस्तेमाल होता है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन तथा दूसरा था विश। विश जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में विश और जनों दोनों ही नाम मिले हैं जनता या समुदाय के लिए। इसीलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो ऋग्वेद में पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिले हैं। दास। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वह कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दसऊ कहते थे। तो जो लोग प्रार्थनाएं लिखते थे वो खुद को आर्य मानते थे, आर्य कहते थे, लेकिन जो लोग इनका विरोध करते थे वो उनको दास कहते थे।
वह लोग मतलब दास लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। जो लोग दास होते थे वो लोग यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दशऊ शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वह स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। उसके बाद स्त्री या पुरुष को दास बनाया जाता था और उन लोगों को युद्ध में बंदी बना के लाया जाता था। उन्हें अपने मालिक की जायदाद समझा जाता था और जो भी उनके मालिक आदेश देते थे उन्हें वो काम करना पड़ता था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये जो राइट साइड फिगर दी है ये उस टाइम का एक शवाधान है। यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान कहा गया है। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पॉट हॉल है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। उस टाइम लोगों को शायद यहाँ पे दफनाया जाता हो और इसको बहुत ही अच्छे से बनाया गया था। चारों तरफ इसके गोल गोल पत्थर रखे गए थे। यह शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से यानी बहुत ही अच्छे से लगाए गए हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो कब्रें बनाने की जो प्रथा थी महापाषाण में वो 3000 साल पहले शुरू हुई है और ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। तो कई बार जो पुरातत्वविदों ने खोज की तो उन्हें गोल गोल सजाए हुए पत्थर मिले हैं और कई बार एक खड़ा हुआ पत्थर मिला है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीनों के नीचे कब्रों को दर्शाता है और यही एक प्रूफ है जिससे पता चलता है कि इस जमीन के नीचे कब्र होगी। इन सब कब्रों में कुछ सामान आता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। तो लोगों को कुछ खास सामानों के साथ दफनाया जाता था जिसमें कि काले लाल मिट्टी के बर्तन जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहा जाता है, इसके साथ दफनाया जाता था लोगों को। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। और लोगों के साथ साथ उनके शवाधानों में कई सारी लोहे की चीज़ें भी मिली हैं। जैसे ये जो चीज़ है ये घोड़े का सामान है। इसके अलावा ये कुल्हाड़ी है उस समय की महापाषाण काल की और ये महापाषाण काल के समय का कटार है। तो ये भी लोगों के साथ दफनाए जाते थे। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब आता है कि जो लोगों के कब्रागृह थे उनसे लोगों की असमानता यानी समाज में जो असमानता फैली थी उसके बारे में भी पता चलता है। जैसे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। जो पुरातत्वविद थे जब उन्होंने खोज की तो उन्होंने पाया कि एक कब्र थी जहाँ पर ब्रह्मगिरी में जहाँ पर एक व्यक्ति के साथ 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। वहीं जो दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। तो जो लोग जैसे थे जिसकी जैसी हैसियत थी वो लोग जब लोग मरते थे तो उसके अनुसार ही चीज़ों को दफनाते थे। तो जो लोग अमीर हुआ करते थे उनके साथ सोने की, शंख, मनके ये सारी चीज़ें दफनाई जाती थी, बल्कि जो लोग गरीब थे उनके साथ मिट्टी के बर्तन ऐसी चीज़ें दफनाई जाती होंगी। तो इस तरह से पता चलता है कि उस टाइम पे लोगों की सामाजिक स्थिति कुछ ऐसी रही होगी कि हर वर्ग के लोग एक समाज में रहते होंगे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वह यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। पुरातत्वविदों को ऐसे भी अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि कुछ जो
कब्रगाहें थी वो एक ही फैमिली की रही होंगी, क्योंकि उन्हें एक ही जगह पर अलग अलग टाइम पर दफनाया गया है। बाद में मरने वाले लोगों को पॉट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो कुछ कब्रें ऐसी थी जहाँ पर एक ही फैमिली के सारे लोगों को दफनाया गया था, तो वो लोग अलग अलग टाइम पे दफनाया गया था, तो वो लोग निशानी के लिए कोई पत्थर, गोल पत्थर या फिर चट्टान रख दिया करते थे, ताकि नेक्स्ट टाइम वो जब भी आए तो उसकी पहचान हो सके। तो इन्हें खास परिवार की कब्रों के नाम से भी जाना गया। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव में 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। तो इनाम गांव में एक कब्र मिली है जिसमें एक व्यक्ति को उसका जो सिर था उसको उत्तर की तरफ रख के दफनाया गया था। इसके अलावा उसके साथ खाने पीने की जो बर्तन होते थे उससे भी दफनाया गया था, और उसको एक 4 पैरों वाले मिट्टी का एक संदूक यानी बॉक्स उसके अंदर डाल के दफनाया गया था, और उसे घर के अंदर ही दफनाया गया था। घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर जो थे वो मुड़े हुए थे, तो माना जाता है कि ये खास घर होगा। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। यानी उस टाइम के इनाम गांव के जो लोग थे वो इन सब चीज़ों की खेती करते होंगे। इसके अलावा कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। वह आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के फल भी एकत्र किए जाते होंगे। तो वहाँ पर कई तरह के जानवरों की भी हड्डियां मिली हैं। इसके अलावा वो लोग फल भी एकत्र करके खाते होंगे, ऐसा माना जाता है। अब आता है चीन। चीन से 3500 साल पहले लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण मिले हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। तो राइट साइड जो फिगर दी है वो जानवर की हड्डी पर लिखा हुआ है, जो 3500 साल पहले लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण में से एक है। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि यह भविष्य बताती है, और इस हड्डी को भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा गया है, क्योंकि लोग मानते थे कि इससे भविष्य पता चलता है। जो राजा लोग थे, राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। वो कई तरह के सवाल हो सकते थे, जैसे कि क्या वो युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे, तो वो इस तरह के सवाल उस पर लिखवाते थे। उसके बाद फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यकर्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। उसके बाद जो उस पर जो चटक पड़ती थी आग में डालने के बाद, तो जो भविष्यकर्ता होता था, भविष्य बताने वाला, वो उसको देख के भविष्यवाणी किया करता था। लेकिन शायद कभी कभी जो भविष्यवाणियाँ होती थी वो गलत भी हो सकती थी। तो इस तरह की मान्यता रही थी। थैंक यू सो मच।